सेंसेक्स और निफ्टी दोनों बेहद फ्लैट जोन में नजर आ रहे हैं। सेंसेक्स में अभी फिलहाल 19 अंकों की बढ़त के साथ हो रहा है कारोबार। निफ्टी में करीब 12 अंकों की बढ़त है। मिड कैप में भी कारोबार थोड़ा सा ठंडा, 49 अंकों की बढ़त यहां पर जरूर बनी हुई है। बैंक निफ्टी 25 अंकों की बढ़त के साथ कारोबार कर रहा है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो एडवांसेस को फेवर कर रहा है। 1035 शेयर हैं जो आगे बढ़ रहे हैं, इनके मुकाबले 450 शेयर हैं जहां दिख रहा है दबाव। सौदा आपका में मेरे साथ है एंजल ब्रोकिंग के समित चौहान। गुड मॉर्निंग समित। आज एक्सपायरी का दिन है, ऐसे में निफ्टी हमें एक फ्लैट दायरे में नजर आ रहा है। आप टेक्निकल चार्ट में क्या रीड कर रहे हैं अभी? गुड मॉर्निंग प्रियंका। देखिए लास्ट 2 दिन में हमने एक शार्प रिकवरी देखी थी मार्केट से। 1700 के जो लोज हमने रिटेस्ट किए थे, उसके बाद हमने परसों एक अच्छी खासी रिकवरी देखी थी। इनफैक्ट कल फर्स्ट में भी हमने 8100 के इंपॉर्टेंट लेवल रिटेस्ट किए थे। हाउएवर 8100 एटलीस्ट फॉर करंट एक्सपायरी काफी डिफिकल्ट लग रहा था और उसके चलते ही हमने एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक देखा मार्केट में। 70 पॉइंट्स का फॉल फ्रॉम डेज आए कल सेकंड हाफ में देखा था। तो क्लियरली 8100 एक इमीडिएट हर्डल बन चुका है। तो जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं होता हम एक सस्टेनेबल बाउंस नहीं देख पाएंगे। बट फिलहाल हमारा यही मानना है कि 8022 से लेके 7980 ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है निफ्टी को। तो यहीं पे एक बाइंग वापस हम इमर्ज होते हुए देख सकते हैं। आज मॉर्निंग सेशन में भी हमने एक ये रेकमेंड किया हुआ था, बट रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो एट करंट लेवल थोड़ा फेवरेबल नहीं होगा। तो एक माइनर डिप 8020 8025 के आसपास अगर निफ्टी आता है तो यहाँ से भी 7975 के स्टॉप लॉस से बाय किया जा सकता है। 8100 फर्स्ट टारगेट होगा और जैसे 8100 का लेवल ब्रेक होता है ऊपर के अच्छे खासे लेवल फिर ओपन अप हो जाएंगे। साथ ही में समझ बैंक निफ्टी पर अभी आपका क्या व्यू बन रहा है? देखिए बैंक निफ्टी ने क्लियरली अंडर परफॉर्म किया है ऑफ लेट। हमने देखा है कि एक स्ट्रॉन्ग करेक्शन देखा हुआ है ओवरऑल बैंकिंग इंडेक्स में। बट कहीं ना कहीं अगर हम थोड़े ब्रॉडर व्यू से देखें तो 17600 17700 का काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर हम वीकली चार्ट देखें तो वहां पे 89 EMA प्लेस्ड है और हमने देखा था कि ये वीक में जो लो बैंक निफ्टी ने मारा था वो प्रिसाइजली अराउंड 17600 के आसपास ही था। तो काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और फॉर अ टाइम बिंग हमें लग रहा है कि ये लेवल होल्ड करेगा और यहाँ से हम डिसेंट रिकवरी नियर टर्म में देख सकते हैं। एज फार एज ट्रेड सेटअप इज कंसर्न, यस यहाँ पे या एक माइनर डिप में बैंक निफ्टी में भी खरीदारी की जा सकती है। नियर टर्म एज वेल एज मीडियम टर्म में 17600 का क्लोजिंग बेसिस पे एक स्टॉप लॉस होना चाहिए और एक बाउंस हम अच्छा खासा देख सकते हैं जो 18400 18600 के आसपास बैंक निफ्टी को ऊपर की तरफ पुल कर सकता है। और आज वो दिन है जब काफी लंबे इंतजार के बाद एनएसई का आईपीओ आ रहा है। कल ही एनएसई ने इसके लिए सेबी के पास ड्राफ्ट प्रॉस्पेक्टस फाइल किया है। इस पर और डिटेल्स के लिए बात करते हैं सीएनबीसी आवाज के रिसर्च हेड आशीष वर्मा से। आशीष, लंबा इंतजार खत्म हो रहा है, ये आईपीओ कितना बड़ा है और काफी वक्त लगा? बिल्कुल, जैसे आपने कहा, इनफैक्ट वाकई लंबे समय से इंतजार था और खास तौर पे जब चित्रा रामकृष्णन ने इस्तीफा दे दिया था तो लग रहा था कि आईपीओ टलता हुआ नजर आएगा और फर्दर डिलेज देखने को मिलेंगे। पर अब जब खबर आ गई एनएसई ने डीआरएचपी फाइल कर दिया है, सेबी के पास अर्जी दे दी यानी कि एक आईपीओ लाने के लिए, तो अच्छी खबर आती हुई कुल मिलाकर 20 से 25% अपना हिस्सा ओएफएस के जरिए एनएसई बेचने की योजना बना रही है। यानी कि इशू का साइज अंदाजन पेक किया जा रहा है 10,000 करोड़ रुपए के आसपास का होगा। 20 से 25% हिस्से का ये 10,000 करोड़ रुपए का मूल्यांकन है, यानी कि कुल एनएसई की या फिर एक्सचेंज की मूल्यांकन जो है वो 40 से 45,000 करोड़ रुपए के आसपास किया जा रहा है। पिछले 6 सालों में इस लिहाज से सबसे बड़ा आईपीओ होगा, क्योंकि इससे पहले अक्टूबर 2010 में आपको याद होगा कोल इंडिया का आईपीओ आया था, 14,500 करोड़ रुपए के आसपास का वो आईपीओ था। तो 6 सालों में सबसे बड़ा इश्यू अब ये उभर के निकलेगा। ओएफएस क्यों कहा मैंने? क्योंकि इसके कुछ मौजूदा शेयरधारक हैं, गोल्डमैन सैक्स ग्रुप, सिंगापुर का तेमासिक होल्डिंग, वो इस आईपीओ के जरिए एग्जिट लेते हुए नजर आएंगे। तो ये फाइनली अब हम देखेंगे आईपीओ जल्द बाजार में आता हुआ। और आशीष, ये भी समझाइए कि इस आईपीओ से किन कंपनियों को फायदा हो सकता है? कई सारी ऐसी कंपनी है जिनका स्टेक है एनएसई में। सबसे प्रोमिनेंट नाम तो उसमें आईएफसीआई का है, जो करीब करीब 3% स्टेक ओन करता है एक्सचेंज में। अच्छा, आईएफसीआई की एक सब्सिडरी है स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, वो भी 4.4% स्टेक ओन करती है और आईएफसीआई का स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन में करीब 52-53% का हिस्सा है। तो आईएफसीआई का तगड़ा एक्सपोजर है। उसके अलावा आपकी स्क्रीन पर आईडीबीआई बैंक आया हुआ है, इसका भी करीब 1.5% के आसपास का स्टेक है। और आईडीबीआई बैंक के अलावा बजाज
होल्डिंग एंड इन्वेस्टमेंट एक और लिस्टेड कंपनी है, इसका 1.25% हिस्सा है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में। दिग्गजों में एसबीआई और एसबीआई की ही एसबीआई कैपिटल मार्केट्स कुल मिलाकर दोनों 9.5% स्टेक ओन करते हैं, तो वो स्टॉक भी आपके रडार पर रहना चाहिए। इसके अलावा छोटी होल्डिंग्स एचडीएफसी के पास है, छोटी होल्डिंग्स आईसीआईसीआई के पास है, पर उनके मार्केट कैपिटलाइजेशन के साइज के हिसाब से एक नेग्लिजिबल स्टेक है। तो ये तमाम वो कंपनीज है लिस्टेड स्पेस में जो आपके रडार पर रहनी चाहिए। और इसके साथ साथ एक लिस्टेड कॉम्पिटिटर है ऑलरेडी एक्सचेंजेस में, एमसीएक्स, उसको भी अपने रडार पे रखें। तो आशीष बता रहे हैं कि किस तरह से एनएससी के आईपीओ का इंतजार खत्म हुआ। आशीष तो बने रहेंगे, हम स्मॉल कैप कॉर्नर का एक्शन भी समझेंगे थोड़ी देर पर, लेकिन इसी खबर पर अभी बने रहते हैं। और इस पर ज्यादा बातचीत करने के लिए मेरे साथ जुड़ रही है एसेटसी मेहता की मैनेजिंग डायरेक्टर दीना मेहता। गुड मॉर्निंग दीना जी, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। एनएससी के इशू से किस तरह के रिस्पॉन्स की उम्मीद आपको है? मैं मानती हूँ कि एक्सचेंज का इश्यू एमसीएक्स के बाद ये दूसरा इश्यू है और अभी बीएससी का भी इश्यू आने वाला है। तो जो एक्सचेंज के इश्यूज है उसमें मेरा ये मानना है कि एक्सचेंज का बिजनेस बहुत ही अनडेवलप्ड बिजनेस में मानूंगी, क्योंकि सिर्फ करीब 30 से 40 लाख इन्वेस्टर्स डायरेक्ट मार्केट में ट्रेड करते हैं, करीब 2 करोड़ डीमैट इन्वेस्टर्स है। तो भारत में 125 करोड़ अगर भारतीय है तो बहुत सारे लोग अभी भी फाइनेंशियल मार्केट से बाहर है। तो उनको अगर वो इवन 10% अगर आते हैं तो एक्सचेंज के वॉल्यूम्स और सारे फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स की जो पार्टिसिपेशन है काफी बढ़ सकती है। तो इस फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए मैं मानती हूँ कि काफी इन्वेस्टर्स चाहेंगे कि वो इस इश्यू से जुड़े। बस रहता, लेकिन अभी तक काफी हर्डल्स भी रहे हैं, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इशू रहे, फिर हमने देखा एनएससी की सीईओ चित्रा रामकृष्णा का रेजिग्नेशन आया और अब फोरेंसिक ऑडिट की बात चल रही है। तो इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस आप कैसा देख रही हैं? इसको लेकर के थोड़ी सी मन में सवाल होंगे? देखिए, आप कोई भी कंपनी का अगर आप आईपीओ के डॉक्यूमेंट्स देखते हैं तो उसमें ढेर सारे बातें होती है, लीगल केसेस होते हैं, सारी बातें होती है, लेकिन यहाँ पे मुद्दा है फ्यूचर का। और एक बार जो एनएससी ने अपनी बढ़त बना ली है, काफी सारा मार्केट जो डेरिवेटिव्स का है स्पेशली, वो सारा एक एक्सचेंज और एक मार्केट की ओर काफी गया हुआ है। तो ये जो पोजीशन है इसको मतलब तोड़ना इतनी आसान बात नहीं है। और शॉर्ट टर्म में तो मैं मानती हूँ कि एनएससी अपनी बढ़त बनाए रख सकती है। मतलब कॉर्पोरेट गवर्नेंस के जो सारे इश्यूज आए हैं, इससे मतलब जो उनकी बोर्ड है उनको इस तरफ देखना चाहिए और कॉर्पोरेट गवर्नेंस सुधारना चाहिए। लेकिन जहाँ तक मार्केट शेयर और वॉल्यूम्स की बात है, तो मैं नहीं मानती हूँ कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस की इश्यूज की वजह से ये मार्केट शेयर शॉर्ट रन में कम हो सकता है। तो ये ध्यान में रखते हुए भले नेगेटिव बातें हैं, लेकिन फ्यूचर और जो करंट पोजीशन है उसको देख के लोग इसकी ओर आकर्षित होने की पूरी संभावना है। जी, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। दीना मेहता हमारे साथ एसेटसी मेहता से, और बोल रही थी कि भले नेगेटिव खबरें जरूर घिरी हुई हैं एनएससी को लेकर के और इसके आईपीओ को लेकर के, लेकिन एक अच्छी उम्मीद है इनको कि आगे जाकर हम देखेंगे इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस में ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हाँ, एनएससी को कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर काम करने की जरूरत है। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, अभी हाजिर हो रहे हैं। ब्रेक के बाद आशीष वर्मा बने हुए हैं, उनसे हम समझेंगे स्मॉल कैप कॉर्नर के कौन से वो दमदार शेयर हैं, साथ ही समझ की ट्रेडिंग टिप्स आगे।